जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय लिया है वो है इटली में फांसीवाद और अगला टॉपिक होगा जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चलता है। 1919 में समाप्त होता है और किससे समाप्त होता है? वर्साय की संधि से। वर्साय की संधि से। हालांकि और 4-5 संधियां हुई थी, लेकिन मेन इसमें वर्साय की संधि इससे समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिन दो विध्वंसकारी शक्तियों ने यूरोप में जन्म लिया वो था जर्मनी का नाजीवाद और इटली का फांसीवाद। जर्मनी के नाजीवाद का प्रतिनिधित्व हिटलर कर रहा था, एडोल्फ हिटलर इसने किया, और इटली के फांसीवाद का जो नेतृत्व किया किसने किया? बेनिटो मुसोलिनी ने। ये दो शख्स ऐसे थे और दोनों प्रवृत्तियां ऐसी थी, नाजीवाद और फांसीवाद इतनी विध्वंसकारी थी कि इसने यूरोप को तहस नहस तो किया ही और पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। कहाँ ढकेल दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसके बीज कहाँ छुपे थे? वर्साय की संधि में। इसी वर्साय की संधि से इन प्रवृत्तियों का उदय होता है और इन प्रवृत्तियों ने पूरे विश्व को पुनः द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। ऐसे में हमें समझना जरूरी है कि जर्मनी का नाजीवाद और इटली का फांसीवाद क्या था। जर्मनी का नाजीवाद और इटली का फांसीवाद क्या था, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे इटली का फांसीवाद, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बेनिटो मुसोलिनी कर रहा था। फांसीवाद शब्द का प्रयोग बेनिटो मुसोलिनी द्वारा किए गए आंदोलन के लिए किया गया। इसने जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया 1919 में, इसी आंदोलन के लिए फांसीवाद शब्द का प्रयोग किया गया। फांसीवादी आंदोलन। बेनिटो मुसोलिनी एक कह सकते हैं कि समाजवाद विरोधी कम्युनिस्ट और लोकतंत्र का विरोधी था। तंत्र का ये क्या था? विरोधी था तीनों का। और इसके आंदोलन में हिंसा से कोई परहेज नहीं था। हिंसा भरपूर मात्रा में करता था। इसके आंदोलन ने अपने हिंसक प्रवृत्ति के द्वारा इन्हीं आंदोलन, समाजवाद, लोकतंत्र और कम्युनिस्ट आधारित आंदोलनों में कम्युनिस्ट आधारित जो भी लोग थे, जो भी पार्टियां थीं, जो भी कार्य थे, सबको विध्वंस करने का धीरे धीरे प्रारंभ किया। और ये 1919 में ही इसने प्रारंभ कर दिया था। हुआ यूँ कि 1919 में वर्साय की संधि होती है। हमने बताया वर्साय की संधि 1919 में होती है। इटली को विभिन्न उपनिवेश, इटली में बता दें उस समय पूंजीवादी और सामंतों का प्रभुत्व था। इटली सरकार में किसका प्रभुत्व था? पूंजीवादियों का और सामंतों का। अब ऐसे में ये लोग ना समाजवाद का प्रश्रय दे सकते हैं, ना कम्युनिस्टों को प्रश्रय दे सकते हैं, और ना ही ये पूंजीवादी ना लोकतंत्र को प्रश्रय दे सकते हैं। यही हाल सामंतों का भी था। ये भी किसी को प्रश्रय नहीं दे सकते, ना समाजवाद को, ना कम्युनिस्ट को, ना लोकतंत्र को, क्योंकि इसके आ जाने पर इनका बस नहीं चलेगा। एक तंत्र अगर है
राजशाही है तभी अपनी बात मनवा सकते हैं। उस समय सरकार में इनका प्रभाव था। इनको वर्साई की संधि के पहले जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए इटली को लालच दिया गया कि तुम्हें उपनिवेश बंटवारा जब होगा तो उपनिवेश तुम्हें भी मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली को उपनिवेश मिलेंगे अगर बंटवारा होता तो। वो जीत होती है मित्र राष्ट्रों की और मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया इटली। लेकिन जब वर्साई की संधि हुई तो उसमें इटली को किनारे कर दिया गया पहला। और उसमें वहाँ की संधि में, वर्साई की संधि में 3 लोगों का प्रभुत्व था। वुडरो विल्सन, किसका प्रभुत्व था? वुडरो विल्सन का। दूसरा था लॉयड जॉर्ज और तीसरा था जॉर्ज क्लीमेंसो। जॉर्ज क्लीमेंसो, इन तीनों का प्रभुत्व था। इसमें वुडरो विल्सन यूएसए का राष्ट्रपति था, लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और जॉर्ज क्लीमेंसो था फ्रांस का राष्ट्रपति। कहने को तो वर्साई की संधि में 32 लोग भाग ले रहे थे। वर्साई की संधि में कितने थे? 32 देश भाग ले रहे थे। लेकिन जो संधि की शर्तें तय की इन्हीं तीनों ने तय की, वुडरो विल्सन ने, लॉयड जॉर्ज ने और जॉर्ज क्लीमेंसो ने। ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदा इन तीनों को हुआ। इटली ने अपने आप को ठगा महसूस किया। युद्ध में इसके 60,000 लोग मारे गए। 60,000 लोग युद्ध में मारे गए। इसने युद्ध में बहुत कुछ खोया और उपनिवेश के नाम पर इसे किनारे कर दिया गया। उपनिवेश कोई नहीं मिला, नुकसान ही नुकसान हुआ। अब समाजवाद, अब सरकार जो थी, सरकार पर प्रभुत्व किसका था? पूंजीवादियों और सामंतों का। इन लोगों ने ना तो मजदूरों का ख्याल रखा, ना किसान वर्ग का ख्याल रखा, ना उनके कल्याण के लिए कुछ किया। ऐसे में ये वर्ग उनसे हटने लगा था, शासन से हटने लगा था। पूंजीवादी सामंतों जो शासन था इटली में, चूँकि इन्होंने जन सामान्य के लिए कुछ किया नहीं, तो वो उन लोगों का समर्थन हटने लगा था। और ऐसे में इन लोगों ने, पूंजीवादियों ने, सामंतों ने शासन का उपयोग समाजवादियों, कम्युनिस्टों और लोकतंत्र को दबाने के लिए किया, क्योंकि यही लोग मजदूरों को, किसानों को भड़का रहे थे। मजदूर प्लस किसान को यही लोग भड़का रहे थे। और पूंजीवादियों, सामंतों ने समाजवाद, कम्युनिस्ट और लोकतंत्र को कुचलने के लिए किसका उपयोग किया? बेनिटो मुसोलिनी के लोक सेवकों का। इन्होंने मुसोलिनी के आंदोलन का उपयोग किया और हत्या, दमन जो भी हुआ उसने सब करना शुरू कर दिया। 1921 में चुनाव हुए इटली में। 1921 में चुनाव हुए इटली में। चुनाव में जो पार्टियां थीं, इसके दमन और आतंक के बावजूद, मुसोलिनी के आंदोलन में जो हत्या, दमन, आतंक था, उसके बावजूद मुसोलिनी को केवल 35 सीटें मिली और समाजवादियों को 138। समाजवादियों को कितनी सीटें मिली? 138। अब 35 सीट पर ये झुझला गया। हत्या, आतंक, डर पैदा करके जो चीज़ नहीं हासिल कर पाया, ये इसने जो है एक 22 अक्टूबर को इसने रोम की तरफ कूच करने का प्लान बनाया। 22 अक्टूबर को इसने रोम की तरफ कूच करने का प्लान बनाया। 28 अक्टूबर 1922 को। 28 अक्टूबर 1922 को रोम तरफ मार्च। और ये रोम की तरफ मार्च करने का प्लान बनाया,
सरकार ने इस पर कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई भी प्रतिरोध ना रोकने का प्रयास किया, ना कोई प्रतिरोध किया। और 29 मार्च को सरकार में शामिल करने का, 29 अक्टूबर को 1922 को सरकार में शामिल करने का आमंत्रण भेज दिया। सरकार में शामिल करने का आमंत्रण भेज दिया। अब बिना एक भी गोली चले मुसोलिनी ने सत्ता में शामिल हो गया। बिना एक भी गोली चले मुसोलिनी सत्ता में, वैसा आतंक और हत्या चाहे जिसने उसने की हो, लेकिन सत्ता में शामिल होने के लिए उसे एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। सरकार ने 35 सीट, हमने बताया 35 सीट उसके पास थी, 138 समाजवादियों के पास थी, उसे सत्ता में शामिल कर लिया गया। अब जब सत्ता में शामिल हुआ तो इसने खुला खेल शुरू कर दिया। हत्या, आतंक, इनको समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को मारा गया, इनके आंदोलन को कुचला गया, इन्हें जेल में डाला गया, सारे कर्म किए गए। और 1926 में सभी पार्टियां बैन कर दी गई। यानी कोई भी पार्टी, मुसोलिनी की पार्टी के अलावा कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं रही, सबको बैन कर दिया गया। और मुसोलिनी के वजह से पूरा यूरोप, अब चूंकि ये तानाशाह हो गया, अपने मनमाफिक कर सकता था, और यूरोप पर इसका प्रभाव होना लाजमी था। और इसका प्रभाव हम बताएं, जस्ट 11 साल बाद जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हो जाती है। और दोनों ने मिलकर के इतना अनिष्टकारी शासन बनाया, अनिष्टकारी व्यवस्था बनाई, जिससे पूरा यूरोप त्रस्त हुआ। और अंततः जो है द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर इन्होंने विश्व को लाकर खड़ा कर दिया। और इन्हीं की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध पुनः हुआ, एक विध्वंसकारी परिणाम पूरे विश्व को देखने को मिला, हिरोशिमा नागासाकी के रूप में। और यही नहीं, पूरा विश्व पुनः एक शीत युद्ध में चपेट में आया। 1991 में रूस के विघटन के बाद ही शीत युद्ध से भारत पूरा विश्व निकल पाया। तो ये था मुसोलिनी, इटली का फांसीवाद। अगले क्लास में इटली का और जर्मनी का नाजीवाद आप देखेंगे, उसको कैसे जर्मनी के नाजीवाद ने किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित किया, जो परिणाम में इटली के फांसीवाद से अधिक अनिष्टकर था। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।